नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम फिर से चर्चा करेंगे सोने और चांदी के कीमतों की, जिसमें लगातार पिछले कई महीनों से तेजी जारी है। खासतौर से ट्रंप के टैरिफ ऐलान, H1 वीजा फीस में बढ़ोतरी और इन तमाम जो हम कारण देख रहे हैं, सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी और लगातार खरीदारी, चाहे हम सेंट्रल बैंक की तरफ से देखें, चाहे इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखें, तो सोने और चांदी में रौनक बनी हुई है। फेस्टिव सीजन से पहले आने वाले दिनों में किस तरीके के दामों में बदलाव होंगे, क्या ये यहाँ से और ऊपर जाएंगे या ये मूवमेंट यहाँ पर जाकर थमेगा? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप रायचूड़ा जुड़ चुके हैं, जो कि पीएल कैपिटल के सीईओ हैं और वो हमें विस्तार से बताएंगे कि सोने और चांदी के दामों में क्यों तेजी आई है, यहाँ से निवेशक क्या करें, जो शादियों के सीजन में जो खरीदना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो निवेशक छोटा छोटा करके निवेश करना चाहते हैं उनको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, या इस लेवल पे डर भी है, क्योंकि बाजार में एक जो डर हमेशा से होता है कि इस लेवल पे क्या खरीदना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, संदीप रायचूड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है। द फेडरल देश में आप जुड़े, पहली बार आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डिस्कशन में। तो सर, पहला टॉस कर रहा हूं आपके पास सवाल। सोने और चांदी की कीमतों को देखकर आपको क्या लग रहा, क्या आपने अनुमान लगाया था कि कीमतें इस तरीके से, इस रफ्तार से 2025 में बढ़ेगी? थैंक यू मनीष जी, शो पे बुलाने के लिए। आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। अनुमान सी देखिए, इसमें क्या हुआ है कि गोल्ड 2011 के बाद से एक मेजर कंसोलिडेशन में था और 2023 की एंड में अगर आप देखिए तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न टूटा और जब ये पैटर्न टूटता है, और ये 3 बार पहले गोल्ड में हो चुका है, जब ये पैटर्न टूटता है तो गोल्ड वहां से कम 4 से 6 गुना बढ़ता है। ये 3 बार पहले ये हो चुका है और सिमिलर एक्टिविटी एक सिल्वर में हो रही है, एक्सेप्ट की डिफरेंस ये है कि सिल्वर में कंसोलिडेशन आप मानिएगा नहीं 45 साल से चल रहा है, और जब किसी चीज को दबाया जाता है 10 साल या 45 साल, तो जब उसमें उछाल आती है तो वो एक भारी उछाल होती है, उसको रोकना मुश्किल है, वो मोमेंटम बहुत तेज रहता है। अब हुआ क्या है कि ये तो टेक्निकल पैटर्न की बात हो गई, लेकिन अंडरलाइन जो फंडामेंटल्स हैं, सी देश में हमें मालूम था कि 2024 में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, 60-70 इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर, अगर आपको याद है, और हम उस जी जी। टाइम बोलते थे कि ज्यादातर इलेक्शंस में हो क्या रहा है कि रिजर्विस्ट या आप जिसको नेशनलिस्टिक फ्लेवर वाली गवर्नमेंट्स हैं वो आ रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस तरह से खास करके यूरोप में फॉर एग्जांपल 5-6 साल से कोई इकोनॉमिक ग्रोथ का नामो निशान नहीं, चाइना में नामो निशान नहीं 2016 से। तो इस माहौल में कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज आने का चांस है इंटरनेशनल ट्रेड पे, डोमेस्टिक लेवल की, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को हैरानी होगी। ये हमारा लास्ट ईयर व्यू था, और इसके चलते और साथ में गोल्ड में जिस तरह की चाइना ने बाइंग चालू की 2022 से ये चालू है, एक क्लियर ट्रेंड है कि धीरे धीरे जो पहले दुनिया एक तरह से आप देखिए तो यूएस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिवाइडेड थी, अभी थोड़ा मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। एक तरफ ब्रिक्स स्लैश चाइना का ब्लॉक है जिसमें शायद रशिया है, एक तरफ यूरोपियन पूरा ब्लॉक है, एक बाजू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ब्लॉक है, और एक बाजू यूएस स्लैश थोड़ा वीक कनाडा में। तो 4-5 ब्लॉक्स में दुनिया बट रही है, तो इतना अनसर्टेनिटी है। हिस्टोरिकली जब भी अनसर्टेनिटी रहा है, ग्रोथ में वीकनेस रही है और इन्फ्लेशन नीचा नहीं आया है, गोल्ड ने बहुत भारी उछाल लिया है। और इस बार जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट कॉकटेल था, पिछले 1-1.5 साल से ये कॉकटेल चल रहा है, उस कॉकटेल में ये उछाल आया है, और ये छोटा मोटा उछाल नहीं, ये फंडामेंटली ड्रिवन उछाल है, क्योंकि गोल्ड की जो बाइंग की प्रक्रिया है वो इस बार बहुत सीरियस रिजर्व बैंक बाइंग से ड्रिवन है। अभी इसमें आप मानेगा नहीं मनीष भाई कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स अभी गोल्ड में आए नहीं है, इंटरनेशनल एसेट एलोकेशंस में अभी गोल्ड आया नहीं है, रिजर्व बैंक्स भी जो अपना टारगेट करना चाहती हैं इंक्लूडिंग चाइना, उससे बहुत पीछे हैं। तो अभी तो इसमें आगे फंडामेंटली अगर आप पूछिए तो बहुत भारी डिमांड का अगले 2-3 साल में स्कोप है। तो सर, आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग अभी शुरू नहीं हुआ, केवल सेंट्रल बैंक, चाइना, इवन आरबीआई, अलग अलग कई देशों के, यूरोपीय देशों के भी सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट है बिल्कुल अप्रत्याशित है।
तो क्या कोई करेक्ट। इंस्टीट्यूशनल बाइंग की शुरुआत हो चुकी है? और क्योंकि लग रहा अलग-अलग जो अनुमान आ रहे हैं गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर, तो यहाँ पे जो छोटे निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? बड़े इन्वेस्टर्स तो बड़े गेन के लिए यहाँ पे उतर रहे हैं इस मैदान में, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं? अपने अपने क्लाइंट्स को इस समय आप क्या सलाह दे रहे हैं? तो देखिए, आपने 3 सवाल पूछे हैं मेरे को, तो मैं 3 पहले सवाल समराइज़ कर देता हूँ। पहला आपने पूछा कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है कि नहीं? दूसरा आपने पूछा कि गोल्ड का मोमेंटम आगे जाके कैसा लग रहा है भाव के हिसाब से? और तीसरा छोटे निवेशकों को क्या करना चाहिए? करेक्ट? तो पहला जी। सवाल, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जहाँ तक इंटरनेशनल डेटा है, क्योंकि इंडिया अभी भी सेंट्रल बैंक के बाइंग के बाद भी अभी इवन दो वी आर इन द टॉप 4 इन टर्म्स ऑफ आवर परसेंटेज रिजर्व्स अब, लेकिन अभी भी हमारी क्वांटम ऑफ बाइंग है जो बहुत छोटी है। करेक्ट? ऑलमोस्ट 60-70% चाइना कंजम्पशन करता है रिजर्व बैंक का, जो इंक्रीमेंटल बाइंग आया है पिछले 1-2 साल में। करेक्ट? वो बाइंग तो जारी रहेगी। नाउ इशू ये है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास करीबन $5 ट्रिलियन के आसपास इंटरनेशनल एसेट्स हैं। अभी भी अगर आप देखिए तो यूएस इक्विटीज में इंस्टीट्यूशनल पैसा अभी भी जा रहा है, जबकि हमें लगता है कि मार्केट्स वहां पे कभी भी वीक हो सकती हैं वगैरह। करेक्ट? रिजर्व बैंक्स यूएस करेंसी से बाहर निकल रही हैं, लेकिन हाई वैल्यू इंस्टीट्यूशनल पैसा एक्चुअली रिजर्व यूएस में जा रहा है या डॉलर में जा रहा है। यूएस की जगह डॉलर बोलता हूँ। ये जो पैसा है इसका अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि इस पैसे ने धीरे धीरे गोल्ड को चेस करना चालू किया है। जो ईटीएफ बाइंग है उसको पैसिव बाइंग बोलते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए या पेंशन फंड्स हो गए, उनका पैसा है। बट जो सीरियस पैसा है अभी गोल्ड में आया नहीं है। और ये इससे दिखता है कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखिए शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे पिछले 1-1.5 साल से, तो मोरलेस वॉल्यूम उसी लेवल पे है। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। साफ दिख रहा है कि जो भी बिहेवियर पहले था वही बिहेवियर थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी से बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत बड़ा मार्केट है, वो अभी जहां तक हमें समझ में आया वो अभी चालू नहीं हुआ। जब वो चालू होगा तभी हमें गोल्ड का नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा वो दिखने को मिलेगा। दूसरा सवाल कि गोल्ड यहाँ से कितना दूर जा सकता है। देखिए, शॉर्ट गोल्ड इज अ कोई भी कमोडिटी बहुत हाई बीटा होती है। हम जब गोल्ड 2200 तोड़ा, जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोल रहे हैं, तो हम पिछले 1.5 साल से मीडिया में भी जब आते थे तो 3700 का टारगेट बोलते थे। 3700 से 4000 का टारगेट एक बहुत ही वेल एक्सेप्टेड टारगेट है जहां पे गोल्ड पहुंचेगा। और इस बार अगर आप हमें पूछिए तो यहां से इंटरनेशनल एजेंसीज भी आई हैं जो $5000 भी बोल रही हैं। हमें इस मूवमेंट को अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमें लग रहा है कि अगले 1-8 साल में वी वोंट बी सरप्राइज अगर यहाँ से 25-30% गोल्ड ऊपर हो, जिसका मतलब है डॉलर टर्म्स में अगर रुपया वहीं का वहीं रहा तो $4800 to $5000 आराम से आ सकता है गोल्ड। ओके? और ये क्यों होगा? ये काफी कारण है इसके पीछे, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि जो जिसका जवाब मैं आपको तीसरे सवाल के साथ देता हूं कि गोल्ड की 2 खूबियां होती हैं। एक है कि जब दुनिया किसी तरह के पेन में है, और ये पेन हर 4-5 साल में रिपीट होता है, कभी कोविड की तरह, कभी ट्रेड बैरियर्स की तरह, कभी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह, कभी स्टॉक मार्केट कोलैप्सेस की तरह। किसी भी कारण से जब दुनिया पेन में है और ये पेन कॉमन है, तब गोल्ड एक बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। दूसरा, जब नॉर्मल सिचुएशन होता है तो गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी देता है। गोल्ड आपको इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन एक आपको गोल्ड परसीव्ड सेफ्टी देता है, और ये जब परसेप्शन कॉमन है तो वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। तो मेरा जवाब 2 पार्ट्स में रहेगा कि पहली बात, गोल्ड हर आदमी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 5 से 10% हम हमेशा रेकमेंड करते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज है जो बोलती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से ऊपर का पोर्टफोलियो रखे हैं, उनके पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड एज अ डाइवर्सिफायर हमेशा होना चाहिए, चाहे गोल्ड 50,000 का है, चाहे गोल्ड 2 लाख का है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा। उस टाइम वो आपको फायदा करेगा जब आपने सोचा भी नहीं था, जब आपको जरूरत पड़ेगी फायदे की। नंबर 1। नंबर 2, हमें लगता है कि यहाँ से गोल्ड का जो मूवमेंट है ये एक स्ट्रक्चरल मूव है। आपने रिसेंट दिनों में देखा होगा कि चाइना गोल्ड को इतना सीरियसली ले रहा है कि वो दुनिया के काफी सारे नेशंस को अब फर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है कि गोल्ड के रिजर्व्स आप फोर्ट नॉक्स में या टेम्स के नीचे मत रखिए, बट शंघाई में रखिए। करेक्ट? तो चाइना के लिए डॉलर का ऑल्टरनेटिव बनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो ट्रम्प साहब ने सामने से जाके पेश कर दिया है चाइना को कि आप एक ग्लोबल सुपर पावर बनिए, हम शायद थक चुके हैं। अब इस सिचुएशन में होगा क्या कि एशियन डिमांड फॉर गोल्ड आई थिंक विल कंटिन्यू
फिर अगले 2-3 साल के लिए। ऊपर से आप जोड़िए कि अगर डॉलर वीक हुआ, जिसका चांस है, अगर डॉलर की वीकनेस बढ़ी क्योंकि यूएस इकोनॉमी वीक है, या इंटरेस्ट रेट्स कटे यूएस में, या दोनों एक साथ हुए और वहां पे चाइना की तेजी बरकरार रही, तो गोल्ड यहां से कुछ भी लेवल टच कर सकता है। और जब इस तरह की पैटर्न बनती है तो जो पहले 10 साल नहीं होता था वो गोल्ड 1 साल में करता है। तो तेजी अगर आएगी तो बहुत जल्दी आएगी। हाँ, गोल्ड की आदत है कि 50% रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, कि गोल्ड बहुत जल्दी 50% रिट्रेस कर सकता है, इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी के तरीके से एंट्री करना बेस्ट तरीका है। हम रेकमेंड करते हैं आज भी इस भाव पे भी आप एसआईपी चालू करिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप यहां से वापस $3,000 बाजू जाएं। लेकिन बाई चांस अगर गोल्ड अगले 5 सालों में $6,000-7,000 क्रॉस किया, तो आप सोचेंगे कि उस टाइम मेरे पास मौका था, मैंने उस टाइम सोना क्यों नहीं लिया। बेस्ट है कि 5-10% करिए, 5-10% 1 साल 2 साल का गोल रखिए, और उस 5-10% को आप कम से कम एसआईपी से चालू करिए। तो सर आपने खुद कहा $6,000-7,000 पर आउंस तक। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को देखा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का, वो 6600 को कोट कर रहे हैं कि रेट तक जा सकता है। वो अनुमान 2-3 सालों में 4 सालों में अनुमान जता रहे हैं। आप लोगों ने भी कुछ अनुमान लगाया है? अगर रुपी टर्म्स में अगर आप समझा सके, क्योंकि हमारे दर्शक शायद रुपी टर्म्स में ज्यादा मैं समझेंगे। समझाता हूँ जी। मैं समझाता हूँ हमने काफी सारे डेटा पॉइंट देखे, और अगर आप देखिएगा तो 1970s में 74 और 78 के बीच में 2-3 बड़ी बड़ी क्राइसिस आई थी दुनिया के लिए। करेक्ट। एक आपका ब्रेटन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड करके बोलते थे, जो डॉलर के अलावा गोल्ड को एक पैग मान के दुनिया गोल्ड के बेसिस पे ट्रेड करती थी। करेक्ट। उस टाइम जब ये सिस्टम टूटा और फिर ईरानियन ऑयल क्राइसिस चालू हुई, गोल्ड 10 साल में 8 गुना बढ़ा था। अगर आप उसको छोड़ दीजिए और कोई भी उसके आसपास का या अभी तक का भी दशक ले लीजिए, तो आपको ऑन एन एवरेज दिखेगा कि जब दशक चालू होता है और दशक बंद होता है, गोल्ड 3 से 3.5 गुना ज्यादा होता है। राइट। ये एक नॉर्मल सिचुएशन में हुआ है और ये पिछले 60-70 सालों से चल रहा है। इस दशक की शुरुआत हुई थी हमारी 2020, अगर 2020-21 को अगर आप बेस मानिए, 45-50 हजार के आसपास। 45-50 हजार पर ग्राम, पर 10 ग्राम अगर आप पकड़ के चलिएगा, तो 3 गुने का मतलब है आप 1.5 लाख तो आराम से पहुंचेगा। करेक्ट। अब ये 1.5 लाख तब था कि जब आपके पीछे चाइना जैसी सिचुएशंस, टैरिफ जैसी सिचुएशंस, ग्लोबल ग्रोथ का आसार जिसका डॉलर पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं थी। तो 1.5 लाख तो हमारा एक माइलस्टोन, पहला माइलस्टोन बनता ही है। और 1.5 लाख का माइलस्टोन मतलब आज हम जहां पे खड़े हैं वहां से 25% ऊपर। तो अगर करेंसी वहीं की वहीं रही, तो 3700 पे आप 25% रफली अगर लगाएंगे, तो आपको 46-4700 का टारगेट दिखता है। और अगर आप रुपए के हिसाब से लगाएंगे, 1.14 1.15 जो भी आज गोल्ड का भाव है, उसके ऊपर अगर 25% लगाएंगे तो आपको वही 1.40 1.45 का रेंज मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम 1.5 लाख की तरफ तो जा ही रहे हैं डोमेस्टिक टर्म्स में। ये हिस्टोरिकल बिहेवियर है। ऊपर से जैसे मैंने बोला कि पहले 40-50, 1974 जब ब्रेटन वुड्स टूटा, उसके बाद से गोल्ड वाज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज। अब एवरेज करेंसी रिजर्व 20% का है वर्ल्ड वाइड, और चाइना बहुत पीछे है, अभी इंडिया भी बहुत पीछे है। जर्मनी शायद एक ही डेवलपिंग नेशन है जो 20% के आसपास है। तो ये जो 15 से 20% गोल्ड रिजर्व बनाने का जो मूवमेंट है, ये तो पिछले 4 साल से चालू हुआ है। अगर ये मूवमेंट चालू रहा, तो इट इज लाइकली कि यहां से गोल्ड की सप्लाई कम रहेगी और डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, तो आपको रिसाइकल्ड गोल्ड वापस मार्केट में मिलेगा। करेक्ट। और तीसरा एक हिंट हमें मिल रहा है, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट है भाव के बारे में, वो है कि जो यूएस माइनिंग स्टॉक्स हैं, गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स, ये गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स पिछले 4-5 साल से चले नहीं थे। पिछले 11 महीने में चलने चालू हुए, और पिछले 2 महीने में अगर आप देखिएगा तो ये वो लोग हैं कि जो 50-60 साल से गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं, और ये लोग इस टाइम अग्रेसिव एक्विजिशंस और टेकआउट्स कर रहे हैं यूएस में। तो अब इन लोगों की समझ ऐसी है, उसका मतलब कि यहां से गोल्ड गिरने का ज्यादा चांस नहीं है, पर अगले 3-5 साल की तेजी हैवी होने का बहुत बढ़िया चांस है। वरना इस तरह से इस तरह की एक्टिविटी कभी चालू नहीं होगी। और फाइनली अगर आप देखिए तो हम लोग गोल्ड का भाव देखते हैं, पर हम रिलेटिव टर्म्स में नहीं देखते उसको। अगर आप, मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी कि गोल्ड को मैंने 3 चीजों से डिवाइड किया। गोल्ड सिल्वर रेशियो सब बात करते हैं तो उसकी बात नहीं करूंगा, पर यूएस में जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, S&P 500 है, जो ऑब्वियसली दुनिया की सबसे ताकतवर मार्केट है, 40-45% मार्केट कैप उसका है,
या अगर आप बिटकॉइन, बिटकॉइन एक और करेंसी हो गई है दुनिया के लिए, करेक्ट। अगर गोल्ड के भाव को इन तीन चीजों के सामने देखा जाए तो आप मानिएगा नहीं कि गोल्ड की तेजी 2 साल पहले नहीं चालू हुई थी, अभी 2-3 महीने पहले ही चालू हुई है, जिसका मतलब है कि S&P आगे बढ़ गया, गोल्ड पीछे रहा। 3 महीने पहले ही गोल्ड और S&P बराबर हुए, 5 साल के पहले के लेवल पे आए। तो गोल्ड की तेजी S&P के हिसाब से तो अब भी चालू हुई है। अगर आप इन्फ्लेशन के टर्म्स में देखिए तो गोल्ड टू यूएस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन 5-6 महीने पहले ही इक्वल लेवल पे ला 2011 के कंपैरिजन में। और अगर आप गोल्ड टू बिटकॉइन देखेंगे तो अभी तो गोल्ड बहुत नीचे है, गोल्ड टू बिटकॉइन रेशियो यहां से 2 गुना ऊपर होता था आज से 4 साल पहले। तो गोल्ड की तेजी हमें भाव के हिसाब से डबलिंग लग रही है, लेकिन एक्चुअली रिलेटिव टर्म्स में गोल्ड पीछे रह गए और अब वो एक कैचअप मूव कर। बिल्कुल। तो सर आपने काफी विस्तार से चीजों को हमें बताया। एक जो प्रश्न मेरा उठ रहा है कि आज रुपया जो है वो ऑल टाइम लो पे है। भारत के टर्म्स में अगर देखें कि रुपये अगर इस तरीके से कमजोर होता रहेगा तो जाहिर है हमारे लिए सोना खरीदना और भी महंगा होता चला जाएगा, तो उसका भार कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को उठाना होगा। ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है क्या कि गोल्ड के प्राइसेस में, डोमेस्टिक प्राइसेस में हम इंक्रीज देखेंगे इसके चलते? बिल्कुल सही बात है, बस ये काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस होती हैं। अगर रुपया, पहले तो रुपया बियॉन्ड पॉइंट टूटना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोगों ने फोरकास्ट किया था आई थिंक जनवरी या फरवरी में कि 90 टू अ रुपी इज, और पिछली काफी टाइम से अगर आप देखिए तो आरबीआई भी इंटरवीन करती है तो 88-89 के सामने वो प्रो रुपी इंटरवेंशन उसके कम रहे हैं, जिसका मतलब है इस सिचुएशन में आरबीआई भी चाहता है कि रुपया थोड़ा वीक रहे ताकि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बनी रहे, करेक्ट। हाँ, अगर रुपया यहां से ज्यादा टूटता है तो उसका मतलब है कि गोल्ड महंगा होता है, बट देन बीइंग अ कंज्यूमर नेशन, इंडिया में ज्वेलरी डिमांड को देख के भी गोल्ड का भाव डिसाइड होता है। तो अगर रुपया टूटता है तो नेचुरल है कि गोल्ड का भाव वीक होने का चांसेस है ताकि उसको काउंटर बैलेंस मिले। लेकिन गोल्ड अकेली एक चीज नहीं है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड में यूएस डॉलर टूट रहा था लेकिन रुपया भी टूट रहा था, तो हम लोग यूरो के सामने काफी कंपेटिटिव हो गए, करेक्ट। अब उसका एडवांटेज अगर हमें मिलना चालू हुआ अगले 6-12 महीने में, तो उसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो प्रेशर एक्सपेक्टेड है ड्यू टू द टैरिफ्स, वो काफी हद तक काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो 90 रुपए के आसपास हम लोग इवनली पॉइज्ड हैं। यहां से रुपया टूटे ऐसा कोई मार्केट का आशंका नहीं रहा है। इस लेवल पे आपके सेंट्रल बैंक भी कंफर्टेबल हैं, और इस लेवल के बियॉन्ड जाना मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। और इसकी वजह से गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स जा सकता है, पर देन गोल्ड का भाव, अगर रुपया वीक रहा तो गोल्ड महंगा रहेगा। इस वजह से हो सकता है कि गोल्ड का भाव नीचे आए ताकि गोल्ड का भाव वहीं का वहीं रहे रुपए के टर्म्स में। इस तरह की काउंटर बैलेंसिंग एक्टिविटी से, पर जैसे आपने बोला, इन्वेस्टर को एक और रीजन है कि नॉट ओनली आर यू बाइंग और डाइवर्सिफाइंग एसेट, आप जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं गोल्ड को खरीद के, पर रुपए के सामने भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, करेक्ट। तो इट इज ऑल्सो अ रुपी डाइवर्सिफायर, जैसे आपने ही समझाया कि रुपया टूटता है तो गोल्ड का भाव ऊपर जाता है। तो अगर आप रुपए के टर्म्स में अगर देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप 5-10 साल बाद आपके बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं या आपका कोई फॉरेन एक्सपेंस रहेगा, तो गोल्ड में पैसा रखना इस तेजी में आपके लिए सेंस बनता है, क्योंकि उससे आपको रुपी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी मिलता है। तो सर मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट आप लोग उसके एक बड़े प्लेयर हैं, स्टॉक मार्केट में बबल की बात की जा रही थी 2024 में, हम लोगों ने देखा किस तरीके से मार्केट में रैली देखी। क्या वो बबल स्टॉक मार्केट में, तो खैर फिलहाल लगातार वहां पे करेक्शन देख रहे हैं, क्या ये बबल आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी कुछ ऐसा इंडिकेशन है? क्योंकि कई लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये बबल है, शायद ये बबल कभी फट सकता है, कुछ ऐसे भी इंडिकेशन आपको है? सी सर, बबल का जवाब मैं, सी 2-3 चीजें होती हैं। बबल मतलब ऐसी कोई चीज जो हेवीली ओवर वैल्यू हो जाए, करेक्ट। इंडियन मार्केट्स को बबल तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, एक जमाना था जब बबल बोलते थे, और वो सही, बिल्कुल सही बात थी कि जब आप किसी भी कंपनी को 70, 80, 90, 100 टाइम का, किसी भी कंपनी को नाम बदलने पे ही आप 100 टाइम के वैल्यूएशन दे दिया करते थे, वो डेफिनेटली बबल था। हाँ, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में थोड़ा बहुत बबल जैसा बिहेवियर रहा था मार्केट्स का,
क्योंकि कोविड से आपकी रिकवरी हुई तो सब लोग कूदे और इस तरह से बबल थोड़ा बिल्ड हुआ होगा ओवरऑल। लेकिन अगर आप मार्केट को देखिए, अगर स्पेशली लार्ज कैप्स को देखिए, तो ओवर वैल्यूड टेरिटरी आप बोल सकते हैं, बबल नहीं बोल सकते। और ओवर वैल्यूड भी इसलिए कि जो आपको 2020 और 2023 के बीच में ग्रोथ रिकवरी मिली, वो लोगों ने सोचा कि वो परमानेंटली कंटिन्यू करेगी, वो कहीं ना कहीं नहीं होनी है, राइट। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आया है। और आप आज भी अगर देखिए, आपको अगर 3 साल पहले किसी ने बोला होता कि मार्केट 25,000 पे होगी तो आपको अचंभा होता। बिल्कुल। आज मार्केट 25,000 पे है तो हम लोग फील कर रहे हैं कि हम करेक्ट हो चुके हैं, करेक्ट। तो मार्केट का एक नियम है कि अर्निंग्स ग्रोथ, अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन एक्सपेंशन, ये दो चीजों से ही बढ़ता है। अभी हम नॉर्मल मार्केट टेरिटरी में हैं, ऐसा मैं बोलूंगा। आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजों में बबल है, तो इसका जवाब मैं इस तरह से दे सकता हूं कि बबल सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करिएगा बबल को। तो बबल को आइडेंटिफाई करिएगा कि ये पैसा किसका पैसा है, और ये टेम्पररी पैसा है कि स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म पैसा है। तो जैसे मैंने जवाब दिया, यूएस में जो एफ एंड ओ की पोजीशंस बनी है गोल्ड पे, इसमें ऐसा कोई खतरनाक मूवमेंट नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि वहां पे कोई भारी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी चल रही है। बहुत ही रीजनेबल एक्टिविटी है, बहुत ही नॉर्मल लेवल्स की एक्टिविटी चल रही है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि मैंने बोला कि गोल्ड का ये जो मूव आया है, ये 2011 के बाद 2023 में पहली बार 2200 का डॉलर जब पहली बार टूटा, उसके बाद का मूव है जहां से हम 50% बढ़े हैं। ये बढ़ने के बाद भी हम लोग अभी भी गोल्ड 10% पर एनम की ग्रोथ रेट पे ही हैं, जिसका मतलब है अगर आपने 2011 में ये पैसा डाला होता तो आपने 2000 पे खरीदा होता, उसके बाद $1000 तक गोल्ड गया, आज हम वापस एक साल पहले हम वापस 2200 पे आए। 10 साल में आपको गोल्ड वहीं का वहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला। रिटर्न तो अब चालू हुआ है, वो भी सिर्फ 50% रिटर्न। तो 14 साल का रिटर्न अगर आपको 50% मिले तो उसको आप बबल कैसे बोल सकते हैं? वो तो बहुत ही गंदा रिटर्न है, इस भाव पे भी गंदा रिटर्न है, नंबर टू। और नंबर थ्री, जो मैंने बोला कि दुनिया अभी अलग अलग हिस्सों में बट रही है, ये आपके पास इंटरनेशनली कोई ऑल्टरनेटिव ऐसी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है जितनी की यूएस डॉलर है। इसलिए वो जो सर्च हो रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू जिसको बोलते हैं, एक ऐसा कौन सा स्टोरेज ऑफ वैल्यू है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो वो सिर्फ गोल्ड दिख रहा है। क्योंकि अभी कोई भी ऐसा ग्लोबल सुपर पावर, एक जमाने में आप बोल सकते थे कि पाउंड था, एक्सपेक्टेशन थी कि यूरो कॉम्पीट करेगा। अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल न्यूज आ रही है कि रशिया अपनी एक करेंसी डेवलप कर रहा है, डिजिटल अपना नेटवर्क डेवलप कर रहा है, चाइना। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है जो गोल्ड है। और ये करेंसी बनाने के पीछे ग्लोबल पावर्स हैं, और ये ग्लोबल पावर्स अगले 3-5 साल में इसको करेंसी बना के रहेंगे, ऐसा हमें अनुमान है। एक तरह से हम वही काम कर रहे हैं जो आज से 60 साल पहले ब्रेटन वुड्स ने किया था, ऑल्टरनेटिव करेंसी गोल्ड को बनाई थी। तो हम शायद उस डायरेक्शन में हैं, इन विच केस इसको मैं बबल नहीं बोलूंगा। हाँ, ये है कि कोई चीज, अब देखिए आप कि इंडिया में भी न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं कि पिछले 6 महीने में जीएसटी का कितना फर्क पड़ा है। अभी बहुत अर्ली है हमारे लिए बोलने का, पर गोल्ड का कितना फर्क पड़ा है कि जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं उनका बिजनेस 100-125% इंक्रीज हुआ है। लोगों ने 2.5 लाख किलो सोना पिछले 1 साल में गोल्ड लोन कंपनीज के वहां पॉन किया है, आप सोचिए। तो उसका भी फायदा उठाया जा रहा है, जो एक एवरेज कंज्यूमर को, एक गरीब को भी हेल्प करता है जिसके पास छोटी मोटी होल्डिंग भी हो। और आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई थ्रेट है कि जिससे इस तरह की लेंडिंग बिजनेसेस पे कोई फर्क पड़ेगा। ये पैसा वापस सर्कुलेशन में ही आएगा, इस देश में, देश की उन्नति में भी हेल्प करेगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भाव होगा गोल्ड का, डेफिनेटली होगा, पर मुझे नहीं लगता कि वापस हम 2200 या 2400 या 2600 डॉलर बाजू जाने वाले हैं। तो सर आपने बहुत विस्तार से तमाम बातों पे रोशनी डाला, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल। फेस्टिव सीजन नजदीक है, दिवाली नजदीक है, धनतेरस नजदीक है। यहाँ से आप छोटे इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे जो इस भाव को देखकर थोड़े परेशान है, हैरान है? उनको किस तरीके से जो गोल्ड में जो लगातार बाइंग आ रही है, जो तेजी है, इसका किस प्रकार से इस फेस्टिव सीजन से वो फायदा उठा सकते हैं? मैं सबको
यही बताऊंगा कि हम शायद इस टाइम हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं, इस मौके को छोड़ा ना जाए। आप मोबाइल फ़ोन खरीदिए या मूवीज़ देखिए, उससे अच्छा 1000, 2000, 5000 रुपए अगर धनतेरस में एसआईपी चालू करिए। गोल्ड के बहुत सारे ईटीएफ्स हैं इस देश में, जो आप अपने किसी ब्रोकर या म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हैं। जितना भी आप छोटा-मोटा पैसा लगा सकते हैं, आप एक एसआईपी चालू करिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप इस जो एसआईपी आपने चालू की थी उसकी वैल्यू देखेंगे, हो सकता है कि आप अचंभे में रह जाएँ। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस धनतेरस सबको गोल्ड ईटीएफ का बाइंग करना चाहिए, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे वो 5000 रुपए हो, चाहे वो 5 लाख रुपए हो, लेकिन करना सबने है ये सोच के कि अगले 1 डेढ़ साल में गोल्ड मेरी ओवरऑल सेविंग का कम से कम 5-10% हिस्सा बन सके। और सिल्वर को लेकर सर आप थोड़े से हम लोग छूट गए, सिल्वर को लेकर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सिल्वर भी काफी बाइंग होती है इंडियन मार्केट में। करेक्ट। तो सर सिल्वर इज अ पुअर मैन्स गोल्ड जिसको बोलते हैं, करेक्ट। हाँ। तो सी मैं जैसे शुरुआत में शायद बोला था कि सिल्वर गोल्ड तो 14 साल की एक मार्केट में था, एक साइकिल कंप्लीट हुई। सिल्वर की साइकिल 1980 में जिस भाव पे थी, उसके बाद 1-2 बार अटेम्प्ट किया गया, यूएस डॉलर्स में $50 को अटेम्प्ट किया गया और दोनों बार फेल हुआ। इस बार गोल्ड के चलते सिल्वर में जो तेजी आएगी, 2-3 चीजें हुई हैं। पहली बात कि इंटरनेशनली सारी गवर्नमेंट्स ने ये डिसीजन ले लिया है, किसी का 5 साल का व्यू है, किसी का 10 साल का, कि हम क्लीन एनर्जी में हेवी इन्वेस्टिंग करेंगे। क्लीन एनर्जी आपको इनडायरेक्टली थ्रू ईवीज एक्सेट्रा एंड डायरेक्टली ऑफ कोर्स थ्रू सोलर, विंड एक्सेट्रा। अब इसमें सिल्वर का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान रहता है, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर। नंबर 2, सिल्वर 2021 से ग्लोबली डेफिसिट सप्लाई में है। ये चांसेस हैं कि 2027-28 में सिल्वर का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन वर्चुअली जीरो हो जाए, करेक्ट। इस माहौल में, और तीसरा, ये जो 40 साल पुरानी कंसोलिडेशन हुई है, इसका जब प्राइस मोमेंटम बढ़ता है तो ये मोमेंटम रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मानिएगा नहीं कि 10-10, 20-20 साल से $50 की वेट हो रही है। जिस दिन $50 टूटा, उस दिन सिल्वर का भाव 60, 80, 100 किसी भी हद तक भाग सकता है। हाँ, हैविंग सेड दैट, ये हमें ध्यान रखना है कि गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में प्रिफर किया जाता है, सिल्वर को ज्वेलरी के फॉर्म में इतना नहीं प्रेफर किया जाता है। और सिल्वर के दूसरे सब्स्टिट्यूट्स भी हैं फॉर हाईली कॉम्प्लिकेटेड एडवांस्ड काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। इसलिए सिल्वर आपको 50, 60, $70 तक तो मिलेगा, उसके बियॉन्ड मुझे अभी स्कोप नहीं दिख रहा है। पर दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि हम ये श्योर मान सकते हैं कि सिल्वर अभी नियर टर्म में भले करेक्ट हो जाए, गोल्ड की तरह छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, बट सिल्वर अल्टीमेटली $50 को जिस दिन तोड़ा, ये 60 से $70 भागने की पूरी चांसेस है। तो आपने सर बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया, और फेस्टिव सीजन में भले ही कोई 500 रुपए हो, चाहे 5000 हो, चाहे 5 लाख हो, इससे जरूर एसआईपी के जरिए निवेश करें सोने में, क्योंकि लंबे अवधि में बहुत ही, जैसा कि संदीप रायचूरा जी ने हमें बताया, कि बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। तो बहुत ही धन्यवाद सर इस तमाम जानकारियों के लिए, सुझाव के लिए, और आपने इस पे रोशनी डाला तमाम बातों को लेकर, जो कि निवेशकों के मन में इन दिनों बहुत बहुत ज्यादा कौंध रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए द फेडरल देश के साथ, और भविष्य में थैंक भी यू मनीष आपसे सर। अनुरोध रहेगा कि इसी तरीके के मुद्दों को लेकर आप जरूर हमारे लिए समय निकालिएगा इस चर्चा के लिए। और बहुत बहुत प्लेजर सर। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे थैंक यू साथ। सो मच मेरे को बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड विश यू, योर फैमिली एंड ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड टू यू ऑल्सो सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि द फेडरल देश हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, और ऐसे ही बाजार के दिग्गज जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम अपने मंच पे लेके आएंगे, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। तो इन तमाम सुझावों को लेकर आप तक आएंगे। आज ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।